उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और अगर एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा नहीं भी गया होगा तो भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं, हम लोग एक साल और तैयारी कर लेंगे। लेकिन जिन जिन का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा ना, उनसे उम्मीद करूंगा कि रिजल्ट के बाद आप लोग भर भर करके मिठाइयाँ हमारे कोचिंग में आप लोग लाओगे, खिलाओगे। और जिनका एग्ज़ाम खराब गया होगा ना, वो आकर के एक बार फिर से तैयारी करोगे, है ना। लेकिन घबराने की बात नहीं है। खैर बहरहाल हम लोग आज के क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन को सही बनाया या गलत बनाया। तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्यूशन हम लोगों का सही हुआ या गलत हुआ, है ना। चलो बच्चों, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू 2n+3, ये कैसा फंक्शन होगा। ये फंक्शन के बारे में बोला गया, वन वन फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, मेनी वन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। हम लोग जानते हैं फंक्शन को वन वन या मेनी वन बताने के लिए तरीका होता है कि अगर एफ एन वन और एफ एन टू हम लोग दो यहां पे लेंगे, एक निकालेंगे एफ एन वन का वैल्यू और एक निकालेंगे हम लोग एफ एन टू का वैल्यू। इन लोग दोनों को बराबर करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में अगर n1 n2 के बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन होगा, और अगर ये आपस में बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब मेनी वन फंक्शन होगा। चलो इसका वैल्यू निकाल करके हम लोग देख लेते हैं। एफ n1 का वैल्यू निकालने के लिए n को रिप्लेस करेंगे n1 से, और एफ n2 का वैल्यू निकालने के लिए n को रिप्लेस करेंगे n2 से। सिंपल है एकदम। तो ये वाला बनेगा 2, n को रिप्लेस करेंगे n1 से, प्लस यहाँ पे 3 रहेगा। n को रिप्लेस करेंगे n2 से तो 2n2 प्लस यहाँ भी 3 हो जाएगा। 3 3 हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2n1 इक्वल टू 2n2 हो जाएगा। जहां पे 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो n1 n2 के बराबर आता हुआ दिखेगा। तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता तो फिर हम लोग इसको मेनी वन फंक्शन कहते। लेकिन अभी ये हम लोगों का वन वन फंक्शन है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का सही चॉइस होगा, है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया कि एफ सच दैट क्यू टू क्यू इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एफ इनवर्स 9। एफ इनवर्स 9 की वैल्यू निकालना है, और ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर दिया गया है, जहां पे एफ एक्स को हम लोग वाई कहते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर हो गया। अगर यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई। खाली अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट यहां से y हो जाएगा, और x को ही हम लोग कहते हैं f इनवर्स y, जिसका वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट y के बराबर हो जाएगा। और सिंपली यहां पे हम लोग y को रिप्लेस करेंगे 9 से, तो प्लस माइनस अंडर रूट 9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा प्लस माइनस 3, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का सही चॉइस होगा, है ना। घबराना नहीं है, आसानी क्वेश्चन आया है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया नहीं है। लेकिन एक आध जगह पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एक आध क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटी के बाहर की क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को लगा है कि हाँ एनसीईआरटी के बाहर की क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो डिट्टो हम लोगों का एनसीईआरटी में। तो घबराने की बात कोई थी नहीं। अगर आप लोग पढ़ करके गए होगे, समझ करके बनाए गए होगे ना, तो क्वेश्चन आसानी से आप लोग भी बना लिए होगे। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो मैट्रिक्स आपस में सेम है, तो बताना है कि कौन किसके बराबर होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू इन चारों में से किसके बराबर होगा। तो अगर मैट्रिक्स आपस में सेम होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में सेम होता है। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर होगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, यानी कि ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सी में टिक लगाएंगे। आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर ये 4 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने मिस किया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। यहां पे देखो कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, माइनस को हम लोग बाहर निकालेंगे, रूट 2 को रिप्लेस करेंगे हम लोग कॉसेक
पाई बाई 4 से। फिर यहाँ पे देखो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक यहाँ पे हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे ओनली पाई बाई 4। तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, यानी कि ऑप्शन बी में हम लोग आराम से टिक लगा देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने बना लिया है। सीधे हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि मैट्रिसेस ए एंड बी आर इन्वर्टिबल इफ इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर इफ। क्वेश्चन खाली यहाँ पे थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं करना है। बोला गया है कि ए और बी दोनों अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है तो किस कंडीशन में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये थ्योरी ही है, याद ही करना था आप लोगों को कि अगर ए बी और बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल कहलाता है। ए बी का होगा इनवर्स और बी ए का भी होगा इनवर्स, लेकिन कब? जब ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम होगा और दोनों का दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा ना, तब एक दूसरे का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन था, डायरेक्ट हम लोग इसका ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू खाली क्या होगा बस। और डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल स्टार मेथड हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टार मेथड में खाली डायगोनल ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा बस, डायगोनली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बाकी किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 ही होगा। स्टार मेथड एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए मेथड होता है, खास करके डिटरमिनेंट के लिए, है ना। खाली हम लोग डायगोनल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 के बराबर होगा स्टार मेथड में, बाकी सारा एलिमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो खाली 1 हम लोग इसका सही ऑप्शन देंगे, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का सही चॉइस हो जाएगा। सीधे हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में खाली हम लोगों को -3 का कोफैक्टर निकालना था बस। और -3 का कोफैक्टर अगर निकालना है तो ये जिस रो में होगा रो हटा देना है और ये जिस कॉलम में होगा खाली कॉलम हटा देना है बस। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे जो चारों एलिमेंट हम लोगों का बचा है इसमें खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा खाली बस, सिंपल है एकदम। यहाँ पे देखो ये जिस रो में होगा रो हटा लेंगे, जिस कॉलम में होगा कॉलम हटा लेंगे और बाकी इन चारों को बस खाली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बीच में माइनस ही आता है। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला तो -2 आएगा, लेकिन इस एलिमेंट का कोफैक्टर नेगेटिव में लिखा जाता है ना। कोफैक्टर इसका प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में अल्टरनेट यहां पे चलता है। तो इसका कोफैक्टर निकालने के बाद ये काम करने के बाद खाली साइन उल्टा कर देंगे तो इसका कोफैक्टर वैल्यू खाली 2 हो जाएगा बस। और 2 हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंशिएशन का सिंपल क्वेश्चन है, खाली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया कि अगर y इक्वल टू इतना होगा तो इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू कितना होगा। डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर y इक्वल टू a टू द पावर x होता है ना तो इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू डायरेक्ट हम लोग जानते हैं a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है बस। इसी फार्मूला पे इसको बनाना था। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है y इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो y का डिफरेंशिएशन तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे dy बाई dx और इसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x वाला फार्मूला से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a टू द पावर x इंटू लॉग a और log a यानी कि a का वैल्यू 2 रखेंगे यानी 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हम लोगों का सही चॉइस हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सीधे हम लोग मूव करते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने अभी करा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 करा। क्वेश्चन नंबर 9 भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है कि इस फंक्शन का सिंपल डिफरेंशिएशन करके इन चारों में से बताना है, जो हम लोग यहाँ पे चैन रूल से करेंगे। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। चैन रूल से करेंगे तो सबसे पहले साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का यूजिंग चैन रूल, तो
x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का खाली 2 आ जाएगा, क्योंकि x का तो 1 होता है ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी कि 2/√1 - 4x² इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन बी से मैच करेगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। अब सीधे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। यहां भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है और ये भी आसान क्वेश्चन है। यहां भी हम लोग चैन रूल से ही हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इसको x कहेंगे, तो सबसे पहले बनेगा log x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, x के जगह पर sin x, और इस sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग यहां पे कर देंगे cos x, और cos बाई sin को खाली हम लोग यहां पे cot x कर देंगे, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का सही चॉइस होगा। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बोर्ड में ना हो ही नहीं सकता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, और यह भी आसान क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में x और y का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ रहेगा, और अगर डायरेक्ट यहां से dy/dx का वैल्यू निकालना हो तो एकदम आसान होता है। y का डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में, और x का डिफरेंशिएशन को t के रेस्पेक्ट में ही लिखेंगे डिनोमिनेटर में। सिंपल एकदम। तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन 4 तो ऐसे ही रहेगा, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² होता है। बड़ा सिंपल है ना। 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² लेंगे, x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे नीचे, तो 4t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में खाली 4 होगा बस। फिर यहां पे देखो 4 से 4 अगर यहां पे कैंसिल करेंगे तो -1/t² ही खाली आएगा, यानी कि ऑप्शन यहां पे खाली सी से मैच करेगा बस। इससे आसान क्वेश्चन बोर्ड में ना कभी आया था और ना आएगा। आसान हाँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा एनसीईआरटी से हट करके पूछा गया है, बाकी सारा क्वेश्चन आसानी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, y = log x, इसका डबल डेरिवेटिव हम लोगों को बताना है। सिंपल। तो y का डिफरेंशिएशन हम लोग यहां पे ले लेंगे dy/dx, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x, फिर इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तब ना निकलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा d2y/dx2, और 1/x का डिफरेंशिएशन बनेगा -1/x²। बस एकदम आसान क्वेश्चन था ये भी। ये था क्वेश्चन नंबर 12। सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रेशन का आसान क्वेश्चन है, और यहां पे इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻11 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर n का इंटीग्रेशन फार्मूला भी डायरेक्ट ही होता है। 1/x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है 1/x का पावर में हम लोग एक माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। अगर 1/x का पावर n वाला फॉर्म रहा तो खाली x का पावर n वाला फॉर्म अलग होता है, और 1/x का पावर n वाला फॉर्म अलग होता है। 1/x का पावर n वाला फॉर्म में पावर को एक माइनस करेंगे तो 11 से बनेगा 10, और माइनस करने के बाद जो यहाँ पे पावर रहेगा ना, इसी पावर से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ही यहाँ भी कर देंगे 10। देखो कहीं से मैच किया तो 1/10 × x⁻10 + c, ऑप्शन बी से हम लोगों को आराम से मैच कर जाएगा, है ना। ये भी आसान क्वेश्चन था। अब चलो आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 14 में। sin² x का डिफरेंशिएशन खाली करना है बस, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले हम लोग sin² x का फॉर्मूला यूज करेंगे बिना पावर के फॉर्म में, तो 1 - बनेगा cos 2x, बाय नीचे हो जाएगा 2। अब खाली एक लाइन में इसको इंटीग्रेट कर लेना, ये कर लेना है अलग अलग करके। 1/2 को तो हम लोग बाहर कर देंगे, लेकिन इस 1 का डिफरेंशिएशन x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन बनेगा sin 2x, बाय नीचे 2 भी हो जाएगा। x के कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड भी करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बनेगा x/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा sin 2x, बाय नीचे हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा c। आसान था ये भी क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। सीधे हम लोग एंट्री मारेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में इसका इंटीग्रेशन वैल्यू निकालना है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को हम लोग करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस x², साथ में रहेगा dx। डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन वैल्यू होता है 1/a का वैल्यू यहां पे 2 देंगे, और साथ में tan इनवर्स x/a का वैल्यू यहां भी 2 देंगे, प्लस c हो जाएगा, यानी कि 1/2 × tan इनवर्स x/2, यानी कि ऑप्शन बी से यहां भी मैच करेगा। सब लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है एकदम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 2, अपर लिमिट इसका हो जाएगा 3। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करेंगे तो बनेगा log 3, लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा log 2। फिर यहां पे करेंगे log c माइनस log d का फॉर्मूला, ये भी आसान होता है, तो log c माइनस log d हो जाएगा log c/d यानी कि log 3/2 हो जाएगा। जो ऑप्शन यहां भी बी से ही मैच करेगा। सब लगभग ना मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होता है, बस खाली हल्का फुल्का पढ़ने वाला बच्चा भी थोड़ा बहुत भी एक साल में अगर अच्छे से मेहनत किया होगा ना, खाली क्लास अगर उसने किया होगा ना, तो क्वेश्चन आराम से बना लिया होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं उतना। क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही होता है। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइन इनवर्स इसका x होता है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इसका 1 देंगे, तो अब ये सिंपल बनेगा साइन इनवर्स x को रिप्लेस करेंगे 1 से, माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1 को रिप्लेस करेंगे साइन π/2 से, माइनस साइन इनवर्स 0 को रिप्लेस करेंगे साइन 0 से, ये तो 0 हो जाएगा और यहां से यहां तक कैंसिल होगा, तो सीधे इसका आंसर π/2 होगा जो ऑप्शन ए से मैच करेगा। ये भी आसान था। सीधे क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। 18 में डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक आधी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था जहां पे थोड़ा सा सोच विचार करके बनाना था आप लोगों को, बाकी तो सारा क्वेश्चन आसान ही था। इस क्वेश्चन को जरा आराम से हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि अगर इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या f(x) इवन फंक्शन होगा, या f2 माइनस एक्स का वैल्यू fx होगा, या f2 माइनस एक्स का वैल्यू माइनस fx होगा, या fx एक तरह का ऑड फंक्शन होगा। बड़ा ही प्यारा और आसान क्वेश्चन है कि अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही कहलाएगा 0 के बराबर होने के लिए। अब जरा ध्यान से यहां पे देखना, दिया गया हम लोग यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a, यहां पे fx dx को हम लोग यहां पे कुछ देर के लिए i मान लेंगे, है ना, और हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू 0 के बराबर इन चारों में से किस कंडीशन को फॉलो करते हुए आएगा। जिसको फॉलो करते हुए इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन हम लोगों का सही ऑप्शन होगा, है ना। तो चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग इसमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम लोग जानते हैं 0 से a वाला प्रॉपर्टी में कि x को रिप्लेस करते हैं हम लोग अपर लिमिट माइनस x से, है ना। किससे रिप्लेस करेंगे? अपर लिमिट माइनस x से। तो ये वाला x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट और माइनस x के जगह पर x ही यहां पे देंगे और ये हो जाएगा dx। एकदम ध्यान से देखना, बस खाली हम लोगों को यहां पे चेक करना है कि इन चारों में से किस कंडीशन पे इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा, यानी i का वैल्यू 0 के बराबर आएगा। तो अब जरा ध्यान से देखना, 0 से यहां पे कर देंगे 2a और f2a माइनस x का वैल्यू अगर हम लोग माइनस fx रख करके देखते हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में i का वैल्यू 0 के बराबर आता हुआ नजर आएगा। ढंग से देखना, यहां पे इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे माइनस fx और यहां पे हो जाएगा dx। तो अब ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a, खाली यहां पे रहेगा fx dx। और अब जरा ध्यान से देखना, i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a fx dx को हम लोग i कहेंगे वापस। ये तो वही है ना जो हमारा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्वेश्चन के ही बराबर आ गया। तो इसके जगह पर वापस हम लोग लिख देंगे i और इसको लेते आएंगे हम लोग इधर, तो बनेगा 2i इक्वल टू हो जाएगा 0। तो i का वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 के बराबर आएगा किस कंडीशन में? अगर f2a माइनस x का वैल्यू हम लोग माइनस fx यूज करेंगे तब इस कंडीशन में, यानी कि ये कंडीशन अगर हम लोग लगाएंगे तब इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही चॉइस होगा। थोड़ा सा यही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बाकी बात ऑब्जेक्टिव का हर क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अब चलो बच्चे सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बस ये बताना है। और ये भी बड़ा प्यारा आसान सा क्वेश्चन है।
सबसे पहले dy को तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। जनरल सॉल्यूशन लाने के लिए ना हम लोगों का मेन टारगेट होता है वेरिएबल सेपरेबल करना। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब x का वैल्यू अलग करना और y का वैल्यू अलग करना। चलो पहले ये काम कर लेते हैं। हम लोग पहले इसको लाएंगे इधर या फिर y को लाएंगे इधर, तो y आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर यहाँ पे dx को कर देंगे इधर, तो dx हो जाएगा इनटू में, और x पहले से ही डिनोमिनेटर में। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, y एक तरफ और x एक तरफ हो गया। अब ऐसी हालत में हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड खाली इंटीग्रेशन फंक्शन लगा देंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। अब इंटीग्रेट करने के लिए 1/y का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे log y, और 1/x का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे log x। और अगर सारा टर्म में log ही रहेगा ना तो कांस्टेंट टर्म भी हम लोग log c ही ऐड करेंगे, तब जाकर के करेक्ट ऑप्शन से मैच करने का चांस बनेगा आपका। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये बनेगा log y, इसको c कहेंगे, इसको d कहेंगे, तो ये बनेगा log c प्लस log d, और log c प्लस log d का फॉर्मूला log c इंटू d हो जाएगा, यानी कि cx हो जाएगा। फिर log यहां से हटा देंगे तो y इक्वल टू cx आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए से आंसर मैच करेगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, बस खाली अभी तक एक ही ऐसा क्वेश्चन मिला है जो हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि जैसा हम लोगों का सैंपल पेपर में क्वेश्चन जितना दिया हुआ था उतना नहीं आया। सैंपल पेपर में हम लोगों का 40 क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों से 30 क्वेश्चन ही पूछा गया। तो सैंपल पेपर पे जो बच्चों ने भरोसा किया होगा 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन इस बार नहीं आया है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर खाली आपको निकालना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालने के लिए y के बगल वाले नंबर को हम लोग वैल्यू को हम लोग p कहते हैं, या फंक्शन को हम लोग p कहते हैं। y के बगल का नंबर कौन है बताओ? -1, इसको हम लोग p कहेंगे। और इंटीग्रेटिंग यानी कि शॉर्ट में if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू रखेंगे -1, यहां पे रहेगा dx, तो ये बनेगा e टू दी पावर -1 को बाहर करेंगे और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर -x, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही चॉइस होगा। सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में खाली आपको बताना है कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई इसमें थ्योरी मतलब कोई इसमें थ्योरी लगा करके डेरिवेशन या फिर आंसर हम लोगों को नहीं निकालना है। इसको याद ही करना था कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर वेक्टर ए को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करने से आता है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर ये कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोगों का सही चॉइस होगा। यहाँ पे ये एकदम सा आसान क्वेश्चन था, बल्कि कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही था। प्रोजेक्शन से लिया गया क्वेश्चन, 3D का क्वेश्चन है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक हो गया आई कैप और एक ये वाला हो गया जे कैप। तो जे कैप का प्रोजेक्शन के कैप पर, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे याद ही रखेंगे कि अगर जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो एक लाइन का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकालोगे तो हमेशा 0 के बराबर आता है। फॉर्मूला से निकालोगे तब भी 0 के बराबर ही आएगा, है ना। तो डायरेक्ट आप लोगों को लिख देना है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे तो एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे कभी भी निकालोगे तो यहां पे 0 ही आप लोगों को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी हम लोगों का सही चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया a डॉट बी का वैल्यू अगर 1 हो, a डॉट बी का वैल्यू 1 होगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी 1 है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 2 है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू cos थीटा होता है। जहां पे वेक्टर a डॉट b का वैल्यू 1 दिया गया है, वेक्टर a का भी मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, खाली यहाँ पे रहेगा cos थीटा, और यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्ट 1/2 आ जाएगा, जो ऑप्शन यहां पे सी से मैच करेगा। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना, ये भी आसान क्वेश्चन था। डायरेक्ट हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 में। खाली आपको बताना था k क्रॉस j का वैल्यू क्या होगा। हम लोगों ने ये ऑर्डर को मेंटेन किया है कि अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव में लिया जाता है, और अगर डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस के लिए होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस के लिए होता है। मान लो यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे हो गया के कैप। हम लोगों को के क्रॉस जे निकालना है।
तो अगर k क्रॉस j हम लोग निकालेंगे, k क्रॉस j निकालेंगे तो डायरेक्शन हम लोगों का उल्टा हो गया, और डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाएगा तो ऐसे केस में k क्रॉस j को हम लोग i नहीं माइनस i कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी से हम लोगों का मैच करेगा। सिंपल है एकदम। सीधे क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 25 में। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, और ये भी डायरेक्ट हम लोगों को फॉर्मूला ही याद रखना था कि अगर x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी के फॉर्म में कभी भी लाइन का इक्वेशन रहेगा तो नीचे वाले नंबर को ही हम लोग इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, यानी 111 को हम लोग इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हम लोगों का सही चॉइस हो जाएगा इसमें। अब हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बोला गया कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो सभी लोग इसको भी याद ही करना पड़ेगा सबको कि एक्स एक्सिस में वाई और जेड दोनों जीरो होता है। तो अगर एक्स एक्सिस है तो उसका नाम, उसका इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू भी जीरो होगा एक्स एक्सिस में, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का यहां पे सही चॉइस हो जाएगा, है ना। सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया कि अगर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो आपको बताना है k का वैल्यू क्या होगा बस। तो अगर ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना तो थ्योरी आता है कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2, b1 इंटू यहाँ पे करेंगे b2 और साथ में c1 इंटू c2 करेंगे और जीरो के बराबर, और ये तीनों को ऐड करके जीरो से बराबर कर देंगे। जो भी k का वैल्यू निकलेगा वही k का वैल्यू हमारा सही आंसर होगा। परपेंडिकुलर होते हैं तो दिस इंटू दिस करेंगे तो k आएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो खाली 2 आएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो -2k आएगा, और सबको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करके हम लोग यहाँ पे जीरो करेंगे। परपेंडिकुलर का यही कंडीशन होता है। फिर यहाँ पे ढंग से देखना, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला बनेगा -k और उधर जाएगा तो बनेगा -2, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो k का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना तो k का वैल्यू 2 होगा, यानी कि ऑप्शन डी हम लोगों का सही चॉइस हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, बोला गया ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। यहां पे कहीं पे पॉइंट ए बी सी होगा और यहां से बोला गया कि किसी भी इस पॉइंट से एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस आपको पता करना है, क्या होगा। ये भी बड़ा सिंपल है, ये डिस्टेंस हम लोगों को पता करना है। जबकि इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग ऑरिजिन से ऐसे मिला देंगे और ऑरिजिन में एक्स वाई जेड तीनों का तीनों जीरो होता है, और यहां से यहां तक का हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे ना तो बनेगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, साथ में यहाँ पे c स्क्वायर आएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा a, और ये वाला हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ देर के लिए हम लोग इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर निकालना हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और अगर एच स्क्वायर करेंगे तो रूट यहां से हटेगा तो खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बेस स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर प्लस खाली यहां पे सी स्क्वायर हो जाएगा, जो सीधे हम लोगों का ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7/10 है, साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 17/20 है। बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी क्या होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू सीधे हो जाएगा 7/10 और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू सीधे दिया हुआ है 17/20। बस खाली इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 बनेगा और ये 10 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 7/10। एक मिनट
यहाँ पे 10 नहीं बचेगा, हम लोगों ने कैंसिल यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया है। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, अब ये 2 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 14 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 17, तो 14/17 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही चॉइस हो जाएगा। अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, और ये भी प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन। If the event A and B are independent, then probability of A intersection B का वैल्यू क्या होगा? और ये भी डायरेक्ट थ्योरी ही है, इसको भी हम लोगों को याद ही करना था कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों इवेंटों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है, यानी कि ऑप्शन सी से सीधे हम लोगों का मैच करेगा आंसर। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस। आई होप आप लोगों को सारा का सारा आंसर कंफर्म हो गया होगा कि किसने कितना सही बनाया, किसने कितना गलत बनाया। ये लेकिन खास करके उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं जिन बच्चों का एग्जाम खराब चला गया होगा, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। एग्जाम खराब जाना लाइफ में फेल होने के बराबर नहीं होता है। एग्जाम खराब जाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि हम कहाँ पे खराब किए, क्यों खराब किए, और अगर उठना है तो किस उम्मीद के साथ और किस मेहनत के साथ हम लोगों को उठना है। तो एग्जाम खराब जाने वाले बच्चों को भी ज्यादा घबराना नहीं है, और जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है ना, उनको भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी आगे बहुत सारी जिंदगी में एग्जाम बचा हुआ है, आगे बहुत बड़े बड़े कंपटीशन बचे हुए हैं। अभी आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का हो सकता है कंपटीशन, वहां भी अब आप लोगों को अलग एग्जामिनेशन दे करके फेस करना पड़ेगा। तो ज्यादा भी आप लोगों को होपलेस भी नहीं आना है और बहुत अच्छा एग्जाम जाने की खुशी भी नहीं मनाना है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आया तो आप लोग जरूर हमारे कोचिंग में आकर के एक बार विजिट कीजिए, और हम लोग यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आने का हम लोग सेलिब्रेट भी कर सकते हैं।